स्पेक्ट्रल लाइन की कि कितने स्पेक्ट्रल लाइन हमारे, यार ये तो मिट नहीं रहा है, मुझे लगता है कल का लिखा होने की वजह से नहीं मिट रहा है। स्पेक्ट्रल लाइन की बात करेंगे बच्चों, एक मिनट बस आपकी तरफ देख रहे हैं। हट गया। स्पेक्ट्रल लाइन की बात करेंगे कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से जंप कर रहा है, कहने का मतलब कि डी एक्साइटेशन हो रहा है, तो वो मैंने बोला आपको कि वो लाइट वो एनर्जी रिलीज करेगा जो वो फोटोन के फॉर्म में करेगा, और वो फोटोन अलग अलग तरह की वेवलेंथ की होगी, और वो अलग अलग तरह की वेवलेंथ होगी तो वो अलग अलग तरह के सीरीज़ में जाएगी, लाइमन बामर पासन इस तरह के सीरीज़ में जाएगी। तो अब हमें ये देखना है कि एक फोटोन अगर किसी एनर्जी लेवल से किसी दूसरी एनर्जी लेवल पे आता है, लौटता है, तो वो कितने फोटोन रिलीज कर सकता है, कितने फोटोन रिलीज कर सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास, बहुत बड़ा केस नहीं लेते हैं, 1 2 3 4 मतलब 4 है, और आप 4 पे आपका इलेक्ट्रॉन है, तो 4 से वो सीधे 1 पे आ सकता है, 4 से वो सीधे 2 पे आ सकता है, 2 से सीधे 1 पे आ सकता है, ठीक है। 4 से वो सीधे 3 पे आ सकता है, और 3 से सीधे 1 पे आ सकता है, 4 से सीधे 3 पे, 3 से सीधे 2 पे, और 2 से सीधे 1 पे आ सकता है। ये इसके पास तरीका है। तो अब ये देखा जाए कि कितने टाइप की फोटोन मिले। तो देखिए 2 से 1 ये भी आ रहा है, 2 से 1 ये भी आ रहा है, तो ये दोनों एक ही टाइप का है, ये दोनों क्या है, एक ही टाइप का है। तो इन दोनों में से कोई हमको एक चाहिए, तो जैसे हमने इसको हटा दिया कि भैया ये दोनों तो एक ही है, तो एक ही टाइप का फोटोन है, हमें टाइप नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ फोटोन जानने हैं। अच्छा, और कोई ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, ये देखिए 4 से 3 पे है, ये भी 4 से 3 पे है, तो इसमें से दोनों में से एक हटा दिया। अब नंबर ऑफ फोटोन गिन लिया, देखिए एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, और छठा ये है। मतलब 6 फोटोन या 6 स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पर रिलीज होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे आप तो ऐसे निकालेंगे तो 4 तक का निकाल लेंगे, 3 तक का निकाल लेंगे, लेकिन 15 से आ रहा है, 20 से आ रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे उसको? तो इसके लिए नंबर ऑफ फोटोन और स्पेक्ट्रल लाइन released during de-excitation. De-excitation of electron, यहाँ पे लिख देते हैं केस 1। केस 1, सैंपल ऑफ हाइड्रोजन, सैंपल ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन इज इक्वल टू होगा डेल्टा एन प्लस 1/2, और डेल्टा एन क्या है? डेल्टा एन है N2 माइनस N1। N2 को बताया था कि हमेशा हायर होता है, N1 क्या होता है, हमेशा लोअर होता है, तो जाहिर सी बात है कि हायर माइनस लोअर आप कर देंगे, माइनस कर देंगे, डेल्टा एन आ जाएगा, डेल्टा एन की वैल्यू यहाँ रखेंगे और आपको नंबर ऑफ फोटोन मिल जाएगा। अब जैसे देखिए
आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है 4 से, पहुंचना कहाँ पर है, 1 पर। तो हमारा ये क्या हो गया 4 और ये क्या हो गया 1, तो डेल्टा एन क्या हो गया 3 हो गया 3। तो 3 इंटू 3 + 1, 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 6। देखिए ऐसे भी हमने 6 निकाला था, ऐसे भी 6 है। तो ये फॉर्मूला काम आएगा आपको, ये फॉर्मूला आपको काम आएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम नहीं है। जैसे एक हाइड्रोजन एटम होता तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता, तो जब एक ही इलेक्ट्रॉन होता तो या तो वो सीधा जंप कर जाता, या तो वो ऐसे आ जाता, और या तो फिर वो ऐसे आ जाता। फिर उसके पास कई अलग अलग तरीके नहीं होते। तो जब आप इस सैंपल ऑफ हाइड्रोजन की मीनिंग ये होती है कि आपने कोई हाइड्रोजन का सैंपल ले लिया जिसमें ढेर सारे हाइड्रोजन के एटम हैं, उसमें सभी हाइड्रोजन के एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर कहाँ चला गया है 4 पे, और उसको आ रहा है 1 पे। तो कितने टाइप के, तो कोई 4 से 1 पे डायरेक्ट आ रहा है, कोई 4 से 2 पे आ रहा है, 2 से फिर 1 पे आ रहा है। मतलब अलग अलग हाइड्रोजन में अलग अलग केस हो सकता है। तो हमको ये देखना है कि जो अलग अलग केस हैं वो कितने टाइप के हैं। तो हमने ये निकाले 6 टाइप के, तो ये 6 टाइप का केस होगा। तो इस पे अगर हम क्वेश्चन करना चाहें, मैं समझाता हूँ कि अगर एक सिंगल हाइड्रोजन एटम लेना होगा तो क्या होगा। हाँ, तो अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि बोला जाए फाइंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन गिवन ट्रांजिशन, गिवन ट्रांजिशन। पहला है 5th excited state to ground state, 5th excited state to ground state। दूसरा है 10th बोर ऑर्बिट टू सेकेंड बोर ऑर्बिट। देखिए जब बोर ऑर्बिट बोला जाएगा, सेकंड बोर ऑर्बिट, तो सेकंड का मतलब वो सेकंड ही रहेगा, लेकिन जब सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोला जाएगा तो वो सेकंड थर्ड हो जाता है। तब जैसे मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए और मैंने बोला कि भाई अब सोल्यूशन लिखा जाए इसका, तो आपको सोल्यूशन, पहले का सोल्यूशन निकालने के लिए पहले चाहिए आपको N2। N2 क्या है, 5th एक्साइटेड स्टेट का मतलब 6, और N1 क्या है, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है 1। तो नंबर ऑफ फोटोन या स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या हो गया, अच्छा डेल्टा एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एन हो जाएगा 6 - 1 दैट इज 5। तो हमारा जो फॉर्मूला क्या है वो डेल्टा एन +1 बाई क्या है 2 है। तो अब हम डेल्टा एन कितना है हमारा 5, 5 इंटू 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया 15। तो ये कितना आएगा 15 आएगा, ध्यान रखेंगे आप ऐसे। अच्छा दूसरा जो है उसमें 10th है, तो N2 की वैल्यू कितनी हो गई 10, और N1 की वैल्यू कितनी होगी 2, और डेल्टा एन की वैल्यू कितनी होगी 8। तो यहाँ पे जब आप निकालेंगे कैमरे से कोरोना नहीं जाता, चिंता मत करिएगा। तो डेल्टा एन हमारा कितना है 8, तो 8 + 1 डिवाइडेड बाई कितना 2, ये कितना आ गया 36 आ गया। तो अब ये
ऐसे अगर आपको लाइन लाइन बना के कैलकुलेट करना होता तो 15 ही कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता, 36 तक जाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है कि मैंने जैसे अभी तक आप लोगों को लाइन पूछी थी, अब मैं अगर आपको बोलूं an electron returns from n2 to second excited state and give 28 photon. Find value of n2. ठीक है, तो अब हमको n2 सॉल्यूशन, हमको n2 नहीं पता, हमको n1 पता है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है तो कितना है 3 है। अच्छा, ये भी बोल रहा है कि रिटर्न फ्रॉम n2 टू, ये इसका मतलब है कि n2 की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब है कि n2 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो हमारा डेल्टा n क्या है, डेल्टा n है n2 माइनस 3, डेल्टा n क्या है n2 माइनस 3। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि नंबर ऑफ फोटोन कितना है 28, और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो हमने कर दिया इसको 56, ये हमारा हो गया डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1। अब अगर आप इसको स्क्वायर कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर देते, बड़ा खतरनाक हो जाएगा। अगर आप इसको स्क्वायर कर देते हैं बड़ा खतरनाक हो जाएगा, वो भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। आपको क्या करना है कि देखिए, यहाँ पर एक एक वैल्यू रखती जानी है। जैसे मैंने यहाँ पे रखी वैल्यू 5, तो 5 है, तो ये 5 प्लस 1 कितना है 6 है, तो 5 इंटू 6 कितना हुआ, 5 इंटू 6 30, मतलब 30 नहीं आया। अब 6 रखते हैं, अगर हम इसको 6 रखें तो ये 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, तो 6 इंटू 7 42, ये भी नहीं आया। अब इसको अगर हम 7 रखें तो 7, और ये 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8, तो 7 प्लस 7 इंटू 8 कितना होगा 8 इंटू 7 56। तो इसका मतलब है कि डेल्टा n की वैल्यू कितनी है 7 है। अब जब डेल्टा n की वैल्यू 7 है तो 7 इज इक्वल टू n2 माइनस 3 है, तो n2 की वैल्यू क्या हो गई 10, n2 की वैल्यू क्या हो गई 10। एक तरीका तो यह है कि आप तुरंत इसको कर सकते हैं कि भाई आप किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना चाहे, आप 1 से स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ये 1 है तो ये 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, तो ये बहुत छोटे से आप स्टार्ट कर रहे हैं। भाई वैल्यू भी आप देख लीजिए, को उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगाना चालू करिए। एक तो तरीका ये था, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, ये जैसे मिटा इसको, अब दूसरा तरीका ये है कि आपने 56 इज इक्वल टू डेल्टा n स्क्वायर प्लस डेल्टा n लिख दिया। अब इसको आपने लिख दिया डेल्टा n स्क्वायर प्लस डेल्टा n माइनस 56 इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 1 है, बी एक्स, तो बी की वैल्यू भी क्या है 1 है, तो एक्स हमें निकालना है। तो हमें डेल्टा एन निकालना है, डेल्टा एन
डेल्टा एन इज इक्वल टू प्लस माइनस बी कौन है, 1 है, प्लस माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 1 4 156 अपॉन कितना 2 इंटू 1 2a, ठीक है। माइनस बी अंडर रूट माइनस बी, अच्छा माइनस बी होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब हमको क्या करना है कि ये मल्टीप्लाई कर देना है 56 में, 4 से 56 में मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद 4 से 56 में मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, ठीक है। अब ये 1 में से माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 23, रूट ले लीजिए इसका, और रूट ले लीजिए, मुझे मोबाइल दो, एक तो तुम जो है इसके अंदर सारा चीज़ गायब कर देते हो, पता नहीं कहाँ रख देते हो, हमको समझ में नहीं आता है। कैलकुलेटर कहाँ गया यही नहीं पता चल रहा। चलो भैया ऐसे ही रूट निकाल लेते हैं, इनका तो जो है मोबाइल काम का है ही नहीं, पता नहीं क्या क्या भरे रहते हैं इसमें। 223, ठीक है। तो 223 है, तो आप जानते हैं कि 225, तो 225 क्या होता है 15 इंटू 15 होता है, 15 इंटू 15 कितना होता है 225 होता है। तो रूट 223 14.9, हाँ वही बात है कि जब हम बोल रहे हैं कि 225 होता है तो 14.9, तो अब ये हमारा हो गया 14.9, ठीक है, जिसको हम लगभग 15 मान सकते हैं। अब हमारा जो ये माइनस है, तो यहाँ पर हमने इसको किया -1 प्लस -15 डिवाइडेड बाई 2, हम इसको 15 मान सकते हैं, प्लस माइनस। तो अब आप इसको माइनस तो कर नहीं सकते क्योंकि ये वैल्यू माइनस में तो आएगी नहीं, तो इसको आपको प्लस करना पड़ेगा। जब आप प्लस करेंगे तो प्लस में से एक घटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 14/2, और ये कितना आ जाएगा 7। तो आपने देखा कि डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई, डेल्टा एन की वैल्यू 7 आई, तो 7 में से तो 3 जो है जोड़ दिया 7 में, तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई 10। एक तरीका ये भी है, और एक तरीका है आपको हिट एंड ट्रायल, तो वो मेथड ज़्यादा अच्छा है। और इस वाले मेथड से क्या होगा कि कैलकुलेट करने में आपको हो सकता है कि टाइम लगे, देखिए जैसे मुझे भी टाइम लग रहा था, समझ गए आप, और एक्यूरेट वैल्यू भी आपकी नहीं आएगी, बड़ा कंफ्यूज्ड हो जाएंगे आप सोचेंगे कि n की वैल्यू जो भी ऑर्बिट की वैल्यू होती है वो तो 2.1 या 2.2 तो आएगी नहीं, वो तो सीधे 2 आएगी या तो 3 आएगी या तो 4 आएगी। तो इस वाले इक्वेशन से मैथ लगाने से हमारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट ये यहाँ से शुरुआत ही नहीं करना है आपको, डायरेक्ट यहाँ पर कोई वैल्यू रख के चेक कर लेना होगा, ठीक है। अच्छा, अब बात अगर हम करें केस 2 की, अपने हमारे पास एक केस 2 भी है, जैसे कि हमने केस 1 वहाँ पे लिखा था। तो केस 2 सिंगल हाइड्रोजन एटम है, हमारे पास सिंगल हाइड्रोजन एटम है। तो सिंगल हाइड्रोजन एटम है, तो अब जैसे ढेर सारे हाइड्रोजन एटम का सैंपल नहीं है, एक सिंगल हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पर मैक्सिमम लाइन जो होगी
वो क्या होगी, n-1, और मिनिमम लाइन होगी 1। जैसे समझा देते हैं आपको, देखिए एक हाइड्रोजन का एटम है। अब एक हाइड्रोजन के एटम में एक सेल तो होता ही है, लेकिन अगर मान लीजिए कि वो जंप करके आगे किसी सेल में चला जाता है तो ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास सेल कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 ऑर्बिट है। अब 4 ऑर्बिट है, आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो हो सकता है आपका इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाए। ये है मिनिमम लाइन कि एक ही लाइन प्रोड्यूस किया। और दूसरा उस आपके पास तरीका है कि वो ऐसे जाए, ऐसे जाए और ऐसे जाए। तो 1 2 3, दूसरा क्या है n-1, ये जैसे वैल्यू है n कितना है 4, तो 4 - 1 कितना हो गया 3, और n की वैल्यू वो होगी जो हाईएस्ट जहाँ से वो आ रहा होगा, और आना उसको ग्राउंड स्टेट में। तो n-1 इसलिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहुँचेंगे, यहाँ से पहुँचेंगे यहाँ पर। अब वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, सीधे एक स्पेक्ट्रल लाइन ही मिल रहा है तो एक हो जाएगा। अब यहाँ से और ऑप्शन भी है कि वो एक एक स्टेप करके आए, मैक्सिमम के लिए वो एक एक स्टेप करके आए और मिनिमम के लिए डायरेक्ट पूछ जाए। समझ गए, ये तब होगा जब एक ही हाइड्रोजन एटम होगा, तब वहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम पूछा जाता है, तब आपको नंबर ऑफ फोटोन नहीं पूछे जाते, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि वो भाई ढेर सारे जब होते हैं तब तो कोई एटम में डायरेक्ट आ रहा है, किसी में एक एक करके आ रहा है, किसी में दो दो करके आ रहा है, तो वो दो दो जंप कर रहा है, तो इसमें वहाँ पर कई पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो वहाँ नंबर ऑफ फोटोन निकालते हैं। लेकिन जब सिंगल एटम होता है तो नंबर ऑफ फोटोन नहीं निकालते, केवल बात करते हैं मैक्सिमम की और मिनिमम की। बात समझ पाए, ठीक है। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन को पूरा एक ऑर्बिट में चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के बारे में भी आप जान लीजिए। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट one revolution, time required to complete one revolution around the nucleus in any orbit is known as time period। ठीक है, ये आपका कोई ऑर्बिट होगा, नहीं पता, ये इलेक्ट्रॉन है, ये v(n) वेलोसिटी से चल रहा है, और यहाँ पर रेडियस है r(n), कोई जो भी nth ऑर्बिट होगा तो ऐसे हो जाएगा। तो टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अच्छा, डिस्टेंस एक इलेक्ट्रॉन ने कितना कवर किया, 2πr। तो t = क्या हो गया, 2πrn अपॉन vn, 2πrn अपॉन vn। ठीक है, अब ये जो वेलोसिटी होता है वो 2π(z)e² अपॉन nh होता है। और rn के बारे rn भी लिख देना चाहिए था ना हमको, कि भाई 2πn² h² अपॉन 4π² अपॉन 2π(z)e² अपॉन nh, ऐसे हो गया। तो हमारा जो t है
ये वाला पोर्शन पूरा ऊपर चला जाएगा और ये इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमारा हो गया n क्यूब h क्यूब अपॉन n क्यूब h क्यूब अपॉन m 4 पाई स्क्वायर mz स्क्वायर e पावर 4। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, पाई है, m है, e है, h है, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो टाइम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, n क्यूब के अपॉन z स्क्वायर के, या t1 अपॉन t2 को क्या लिख सकते हैं आप, n1 क्यूब z2 स्क्वायर n2 क्यूब z1 स्क्वायर। ये आपको टाइम पीरियड अलग अलग ऑर्बिट का, जैसे मान लीजिए कि बोल दिया कि हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट में टाइम लग रहा है x सेकेंड, तो He प्लस के फिफ्थ ऑर्बिट में टाइम रिवोल्यूशन कितना होगा, तो ये आप इस तरीके से निकाल सकते हैं उनकी z की वैल्यू रख के। ठीक है, अच्छा एक टर्म और आता है जिसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो घूमता है तो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर लगा लेगा, वो क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ये लिख लीजिएगा कहीं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड इज फ्रीक्वेंसी। तो f जो होता है वो 1/t होता है, तो f की वैल्यू क्या हो गई, इसी का उल्टा 4 पाई स्क्वायर mz स्क्वायर e पावर 4 अपॉन n क्यूब h क्यूब। तो जो f होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, z स्क्वायर अपॉन n क्यूब के। मतलब इसका टाइम पीरियड वाले का उल्टा, ये टाइम पीरियड वाला था और ये f वाला है, समझ रहे हैं। तो मैं टाइम पीरियड पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और वैसे ही कभी कभी फ्रीक्वेंसी पे भी आ जाता है। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को याद रखिएगा, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो अब हम बात करेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर की, डुअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, बात करेंगे हम डुअल नेचर ऑफ मैटर की। जैसे हम डुअल नेचर ऑफ क्या कर रहे थे अभी तक, लाइट की बात कर रहे थे, तो डुअल नेचर ऑफ मैटर, ये जो डुअल नेचर ऑफ मैटर था ये क्या था, ये था डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जिसको हम DBH के फॉर्म में DBH बोल देंगे, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, DBH। हमको ज़रूरत पड़ेगी DBH की, हम आप जानते ही हैं कि हम लोग थोड़े आलसी तो हैं, तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस बार बार लिखना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए तो खास करके नहीं है, तुम लोग तो आलसी हो सकता है ना हो। अब ऐसे एक बात बताऊं, अगर गोडाउन में ही गड़बड़ हो ना तो शोरूम वैसा ही निकलता है। मतलब अगर टीचर तुम्हारा आलसी हो तो स्टूडेंट और आलसी हो जाता है, जैसे तुमको बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं करता हो। रात को सोते समय तुम अपने घर वालों को कहते होगे कि मुझे 5 बजे जगा दीजिएगा, और सुबह
तुम्हें 5 बजे जगाया जाता है तो 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट और 5 मिनट और करके तुम लोग 9 बजे जागते हो। ये अगर नहीं है तो मुझे बताना कि सर नहीं मेरे साथ नहीं है, और अगर ये है तो मुझे ज़रूर बताना मैसेज करके कि सर बिल्कुल सही बात बोलिए, ऐसा होता है हमारे साथ। तो जो ये बोलेंगे ना बिल्कुल सही बात है, वो बिल्कुल शोरूम और गोडाउन वाले इस बात से रिलेट कर रहे हैं। आइए डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की बात करते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। आइंस्टीन ने बोला था कि जैसे मतलब इन द सिमिलर वे ऑफ आइंस्टीन, ऐसे अगर हम बोले कि इन द सिमिलर वे ऑफ आइंस्टीन, आइंस्टीन ने क्या बोला था कि ड्यूअल नेचर होता है लाइट का, उसके पास वेव नेचर होता है एज वेल एज पार्टिकल नेचर होता है। तो आप जरा सा लिखिएगा, आइंस्टीन हैज सजेस्टेड दैट, लिखिए आइंस्टीन हैज सजेस्टेड दैट लाइट बिहेव्स एज, आइंस्टीन हैज सजेस्टेड दैट लाइट बिहेव्स एज वेव as well as particle, as well as particle, that is it has dual nature or character, dual nature or character. In the similar way in 1924 de Broglie proposed that an electron behave like a matter as well as a wave, a matter as well as a wave। तो देखिए आइंस्टीन ने बोला था कि E इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर, ये बोल रहा था वेव नेचर। E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ये क्या था? ये था पार्टिकल नेचर। ये क्या था? पार्टिकल नेचर। तो मतलब यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि जो इन दोनों को अगर आमने सामने रख दें, इन दोनों को अगर आप आमने सामने रख दें, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, तो सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एच अपॉन एम इंटू सी, और एम इंटू सी क्या होगा? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी बाई मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम होता है। लेकिन ये जो फॉर्मूला लगा रहे हैं आप यहाँ पर क्या हो रहा है कि फोटोन की बात हो रही है, और फोटोन ट्रेवल्स विथ लाइट वेलोसिटी। मैंने आपको बोला था कि फोटोन और क्वांटा दोनों में डिफरेंस है कि फोटोन जो होगा वो हमेशा लाइट के लिए यूज होता है, क्वांटा सभी के लिए यूज होता है, क्वांटा सभी के लिए यूज होता है, लेकिन फोटोन जो होता है वो हमेशा लाइट के लिए यूज होता है। तो जब डी ब्रॉगली थोड़े से मतलब आप कह सकते हैं कि डी ब्रॉगली ने इनका आइडिया चुराया, सी की जगह पे वी लिख दिया, उन्होंने सी की जगह पे क्या लिख दिया? वी लिख दिया। अब सी की जगह वी लिख दिया तो उन्होंने बोला कि कोई भी जो मैटर होता है जब वो मोशन में होता है, कोई भी मैटर जब मोशन में होता है तो वो वेव की तरह बिहेव करता है, और उस वेव की तरह जो बिहेव करता है तो उस वेव को मैटर वेव कहते हैं। उस वेव को क्या बोलते हैं? मैटर वेव। और उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ को उन्होंने नाम दिया डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या नाम दिया?
डी ब्रॉगली वेवलेंथ नाम दिया। डी ब्रॉगली वेवलेंथ नाम दिया तो आप ऐसा करिए कि इसके बारे में लिख लीजिए कि लिखिएगा, इन द सिमिलर वे ऑफ आइंस्टीन डी ब्रॉगली प्रपोज्ड that when particles are in motion, they generate waves. When particles are in motion, they generate waves. Full stop. Waves are associated with matter, या ऐसे मत लिखिए, waves associated with the matter, आर हटा दीजिएगा, waves associated with the matter are known as matter wave. And the wavelength associated with matter wave is known as de Broglie wavelength. मतलब उन्होंने बताया कि भाई देखो, जैसे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी था, वैसे ही हमने एच अपॉन एम वी रख दिया। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है कि पार्टिकल की वेलोसिटी। अब ये लाइट की वेलोसिटी नहीं है, अब ये लाइट की वेलोसिटी नहीं है, लाइट की वेलोसिटी अलग चीज़ हो गया, और ये वेलोसिटी तो क्या होगा? लाइट की वेलोसिटी से अलग होगा, मतलब लाइट की वेलोसिटी से कम ही होगा। समझ गए? अच्छा, m क्या होगा? m है मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल। अब पार्टिकल क्या हो सकता है? पार्टिकल कुछ भी हो सकता है। पार्टिकल हो सकता है कि पार्टिकल तो नाम दे दिया, पार्टिकल के हिसाब से आपको लगेगा बड़ा छोटा सा है। अरे नहीं, पार्टिकल का मतलब ये है कि भाई आप प्रोटॉन ले लीजिए, अल्फा पार्टिकल ले लीजिए, ये मार्कर ले लीजिए, गोल्फ की बॉल ले लीजिए, कंचे खेलते हैं वो ले लीजिए। अब तो नहीं खेलते होंगे, आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा। हम लोग खेलते थे बचपन में, हम लोग के पास मोबाइल नहीं था ना तुम लोगों की तरह। अब जैसे हमारे बच्चे तो गेम खेलते रहते हैं दिनों भर, तो उनका क्या है, बचपन ख़त्म हो गया है। हम लोग मैदान में, खुले मैदान में खेलते थे, दिन भर घर से गायब रहते थे, घर पे आते थे तो तोड़ाते थे, कहाँ थे अभी तक, फिर पीटे जाते थे, फिर कहा जाता था नहाओ तब घर में घुसोगे। तो ये सारी कहानियाँ हमारे साथ चलती थी। हमको तो बड़ा वैसा भी लगता था, क्योंकि मेरे घर में मेरी जो मम्मी है ना, वो हमको बहुत मारती थी, मानती नहीं थी, मारती थी। तो वो क्या करती थी कि जब मेरी मम्मी मुझे बहुत मारती थी, तो उस समय का दौर था जो हमारे बचपन का, वो फिल्में जो टीवी पर आया करती थी, वो ज़्यादातर सौतेली माँ और सास और झगड़ा और ये सब वाला आया करता था। तो हमको क्या है कि वो पिक्चरें देख देख कर और इस मार को सह कर मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माँ जो है वो सौतेली है, क्योंकि कोई भी सगी माँ इतना नहीं मार सकती किसी को। अब मेरी कॉलोनी के जो बच्चे रहते थे वो अपनी माँ से कम मार खाते थे या नहीं खाते थे, या बताते नहीं थे। मारे तो वो भी जाते थे पर बताते नहीं थे। वो लोग मुझे आके चढ़ाते थे। मैं अपनी कॉलोनी में मेरे ग्रुप, जो मेरा हमेशा बड़े ग्रुप से दोस्ती रहती थी। जैसे मैं अगर 3rd में पढ़ रहा हूँ तो मेरी दोस्ती 8वीं वालों से चल रही है। तो मेरी दोस्ती क्या है, थोड़ा बड़े लोगों से चलती थी, भौकाल टाइप का रहता था कि बड़े भैया लोग हैं, जब कहेंगे तब। अब वो मारने पीटने वाला हिसाब रहता था कि भैया है, अभी बोल दूंगा तो तुमको निकल लेंगे मार के।
तो वो भैया लोग हमको हमेशा समझाते थे, जो 8वीं में 10वीं में या 5वीं 6ठी में जो भी हमसे बड़े थे, छोटा तो कोई था ही नहीं। एक आग अगर छोटा भी रहता था, मेरी उम्र का रहता था, तो उसको सब लल्लू पंजू समझते थे। मतलब मैं ही था जो उनके ग्रुप में सेट हो जाता था। तो वो लोग मुझे हमेशा कहते थे कि यार तेरी माँ जो है ना, मुझे लगता है सौतेली है, सही नहीं है, इतना कोई अपने बच्चे को नहीं मारता है। क्योंकि मेरी माँ बेलन से मारती थी, बेलन टूट जाता था, झाड़ू से मारती थी, झाड़ू टूट जाता था। अरे एक दिन तो उसने वो मेरी वो उठा ली, क्या बोलते जो स्टंप। मैंने कहा माँ ये टूटेगा तो नहीं, मजबूत है, महंगा खरीदा है। तो लेकिन 4 स्टंप मारा उसने, कोई रियायत नहीं। घर में अगर एक घर में चप्पल पहनकर हम लोग घुस गए, ऐसे माँ ने पोछा लगा दिया और घर में चप्पल पहन के घुस गए, तो एक ट्रेलर टाइप की वार्निंग वो देती थी कि तू आज पिटेगा, शाम तक में पिटेगा, कब तक भाग सकता है, और जितना ज़्यादा भागेगा उतना ज़्यादा पिटेगा। तो हम लोग सरेंडर होकर सामने आ जाते थे। जैसे पुलिस वाले होता है ना कि एनकाउंटर कर देंगे, इससे अच्छा है कि जो है सरेंडर हो जाओ। तो वैसे ही हमारा रहता था कि आके सरेंडर हो जाओ भैया, क्योंकि ये तो झांसी की रानी मारेगी तो बहुत मारेगी। हम लोग सरेंडर हो जाते थे। हम लोग क्या, मैं ही सरेंडर होता, मेरी बहनें तो जो है सगी थी ना, सौतेला तो मैं ही था। तो सरेंडर हो जाते थे, तो बस 2-4 थप्पड़ खा लेते थे। तो क्योंकि मैंने ये बात जानी थी कि अगर मैं 4 घंटे बाद आया हूँ तो मम्मी का गुस्सा बढ़ता जाता था। तब बेलन, चौका, तावा, चिमटा, मतलब यही हथियार थे उसके। और अब तो अभी भी है, मतलब ट्रेलर तो वो मेरे बच्चों को तो दिखाती है, लेकिन मेरे बच्चे कम डरते हैं। ऐसा है कि असल से जो है वो ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है ना, इसीलिए तो ये सब थोड़ा कम डरते हैं। तो आइए चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा। मैं मेरी माँ से आपको कभी मिलवाऊंगा, वीडियो पे ही मिलवाऊंगा। तो बहुत ही मतलब सगी माँ है मेरी। मुझे तब ऐसा लगता था कि मेरी माँ सौतेली है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं यार, ये तो रियल है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड मास ऑफ पार्टिकल, ये बात हुई। और लैम्डा को क्या बोला गया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोला गया। तो चलिए आइए एक क्वेश्चन कर लिया जाए इस पे, है लिखिए। लिखिएगा। क्वेश्चन लिख रखा है मैंने यहाँ पर, तो मैं उसमें से देख लेता हूँ हमेशा, क्योंकि क्वेश्चन का डेटा गलत हो जाता है ना, कैलकुलेशन बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लिखिएगा कैलकुलेट ये है DBW, मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ। कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन moving with velocity 1/10 of light velocity। मतलब अगर जाने अनजाने में आपसे इसने लाइट की वेलोसिटी भी पूछ ही ली है, आपने फॉर्मूला लगा दिया कि लैम्डा इज इक्वल टू h बाई mv, ये हमारा फॉर्मूला है, तो हमारा जो लैम्डा ये 6.62 इंटू 10⁻⁻34 हो गया ना। m की वैल्यू क्या आ गई, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम में लेना है, मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम, यही सब में लेना। और लाइट की वेलोसिटी तो 3 इंटू 10⁸, उसमें 10 से डिवाइड करते हैं, 1/10 है तो 10 से डिवाइड करते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻7, तो हो जाएगा 3 इंटू 10⁻7। ठीक है,
अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, जो भी आएगा किसमें आएगा, मीटर में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको 4-5 क्वेश्चन देता हूँ। हाँ भाई देखिए, एक क्वेश्चन दिया है, ये पहला क्वेश्चन कर ही लेते हैं पहले इसको, कि देखिए कि एक कार का मास कितना है, 100 किलोग्राम। अब बोला गया है कि आपको 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा। तो देखिए कभी भी अगर आप किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है इंटू 5/18 कर दो तो मीटर पर सेकेंड आ जाता है। 5/18 कर देते हैं तो क्या आ जाता है, मीटर पर सेकेंड। तो ये 180 है, 5/18 तो आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड आ गई, हमें मीटर पर सेकेंड में ही चाहिए। मास किलोग्राम में चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻34 अपॉन एम कितना है 100 और ये कितना है 50। तो अगर आप देखें तो ये कितना हो गया 10⁻3 हो गया, 5 इंटू 10⁻3 और 10⁻3 ऊपर जाएगा 10⁻34 हो गया। तो 6.62 इंटू 10⁻34 और 3 और जोड़ दो तो -37 अपॉन कितना हो गया 5। अब 5 से आपने कर दिया क्या डिवाइड, 1 3 2 4 इंटू 10⁻37 मीटर। बहुत छोटी वेवलेंथ, क्योंकि कार जब चल रही है तो उतना ज़बरदस्त वेव नहीं बन पाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया कि आप ये जान जाए कि पार्टिकल बोल रहे हैं तो पार्टिकल कार भी है आपके लिए, समझ रहे हैं, पार्टिकल क्या है, कार भी है। चलिए, तो आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा कहीं पर कि द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, the de Broglie wavelength concept is only applicable for the de Broglie wavelength concept is only applicable for microparticles like electron, proton, neutron, alpha particle, etc. Because for heavier substance the value of wavelength is negligible। देख लिया, the value of wavelength क्या होता है, negligible होता है। अब de Broglie wavelength in terms of kinetic energy, de Broglie wavelength in terms of kinetic energy। तो kinetic energy क्या होता है, kinetic energy इज इक्वल टू होता है 12 mv²। ठीक है, जरा काइनेटिक एनर्जी को इधर ले जाओ, मतलब 2 को इधर ले आओ, तो 2ke इज इक्वल टू mv²। दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दो, 2mke
इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट 2m के ई इज इक्वल टू m इंटू वी, ये आ गया। और यही क्या है हमारा p है। तो अब हम यहाँ पे बात कर सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। एम वी की जगह पे क्या रख सकते हैं, अंडर रूट 2m के ई। ये फॉर्मूला आ गया आपके लिए, ये फॉर्मूला आ गया आपके लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखिएगा इस पे, देखिए फाइंड वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल find wavelength of alpha particle having kinetic energy, find wavelength of alpha particle having kinetic energy 5 into 10 to power 8 जूल, 5 into 10 to power 8 जूल। अब देखिए एक बड़ा इतना सा दे के खाली हो जाता है क्वेश्चन। अब आपके मन में सवाल कि सर अल्फा पार्टिकल का मास क्या ले, तो हमेशा ध्यान रखिए कि अल्फा पार्टिकल का मास जब भी आपको लेना हो, अल्फा पार्टिकल का मास जब भी आपको लेना हो, तो देखिए चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल मतलब क्यू अल्फा, ये होता है 2e, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उतना ही, मतलब 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू 2। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल मतलब एम अल्फा इज इक्वल टू आपको लेना है 4 इंटू एम पी फॉर प्रोटॉन। तो एम अल्फा जो होगा वो होगा 4 इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 किलोग्राम, ये एम अल्फा है। और चार्ज भी बता दिया, मास भी बता दिया, दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। जब भी अल्फा पार्टिकल आएगा तो आपके सामने ये चीज़ आएगी, हमेशा आएगी, तो ध्यान रखेंगे। तो अब चार्ज की तो अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मास की ज़रूरत है। h अपॉन अंडर रूट 2m के ई 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 अपॉन 2। मास कितना है 4 इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 मास है, इंटू 5 इंटू 10 टू पावर 8 काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो अब इसको तो मैंने अपने क्वेश्चन में भी सॉल्व नहीं किया है, मतलब थोड़ा बड़ा लग रहा है, आलसी वाली बात। आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैंने तरीका बता दिया आपको कि सॉल्व कैसे करना है, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो अल्फा पार्टिकल की बात, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, क्लियर है, ये ध्यान रखेंगे। इसको क्या करेंगे आप, मार्क कर लेंगे, नोट करके मार्क कर लेंगे, नोट करके कहीं मार्क कर लेंगे, मिटाए। लिखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल टू प्रोटॉन। फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ of alpha particle to proton if ratio of their kinetic energy
ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी इज 1:4। सॉल्यूशन, ठीक है। आइए देखें, अल्फा पार्टिकल टू प्रोटॉन निकालना है, तो पहले लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू h/√2 m अल्फा की ई अल्फा, ठीक है। अब आप जानते हैं टू प्रोटॉन, फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल टू प्रोटॉन इफ देयर काइनेटिक एनर्जी रेशियो, ठीक है। रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी अल्फा अपॉन काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन इज इक्वल टू 1/4 है। ये हमारा है। m प्रोटॉन मतलब अल्फा, ये लैम्डा प्रोटॉन 2 × mp × kp हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। डिवाइड कर देते हैं इन दोनों को। जब डिवाइड किया तो लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी इज इक्वल टू, ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब ये आ गया नीचे और ये आ गया ऊपर, तो हो गया एम पी के पी अपॉन एम अल्फा के अल्फा, ठीक है। अब आप जानते हैं कि एम अल्फा क्या होता है, 4 × MP होता है, और अल्फा अपॉन पी 1/4 था और यहाँ पर p/अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 1। ये MP से MP कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। ये दोनों का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 1:1 का रेशियो क्या आएगा, 1:1 का। देख लीजिए, समझ लीजिए, यह एक बार और समझा दे आपको। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास का 4 टाइम है। और काइनेटिक एनर्जी में तो काइनेटिक एनर्जी का तो कोई रेशियो नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का तो उसने रेशियो दिया है, कोई फिक्स रेशियो नहीं है। तो उससे रिलेट करके हमने पहले इसका काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिखा, फिर इसके लिए लिखा, फिर दोनों को डिवाइड किया। दोनों को डिवाइड करने के बाद जो कैंसिल हो सकता था किया। अभी मैंने नोट करके जो पॉइंट लिखा था उस वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब बात करेंगे थोड़ा सा चार्ज से रिलेटेड। चार्ज से रिलेटेड इसको हम करेंगे। तो देखिए, इसके लिए एक साइंटिस्ट थे, डेविसन एंड जर्मन, शायद यही नाम था इनका, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं आप इसको, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, जैसा कि हम हर बार डिस्चार्ज ट्यूब तो ले ही लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव चार्ज बता दिया, और यहाँ पे बता दिया पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और कुछ इस तरफ गया। इलेक्ट्रॉन निकला या जो भी चार्ज पार्टिकल जो है ये इस तरफ से इस तरफ जा रहा है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल जा रहा है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। ये चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू बैटरी को हम V से डिनोट कर रहे हैं और चार्ज को हम Q से डिनोट कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, Q इंटू V। अच्छा देखिए, दोनों में ध्यान रखिएगा, जब मैं वेलोसिटी लिखता हूँ तो ऐसे लिखता हूँ और जब मैं पोटेंशियल लिखता हूँ तो ऐसे लिखता हूँ। ध्यान रखिएगा,
ये वेलोसिटी वाले में मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, तो ये बात का ध्यान रखिएगा, आप भी उसी तरीके से करिएगा। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया। काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू वी। बेटा इसको तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पे जब आप Q इंटू वी लिख सकते हैं, तो अब आपको क्या करना है कि H अपॉन √2m के की जगह पे क्या लिखना है, Q इंटू वी। ठीक है, के की जगह पे क्या लिखना है आपको, 2 इंटू वी। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए Q अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू Q प्रोटॉन होगा, इज इक्वल टू 2 इंटू Q इलेक्ट्रॉन होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या 2E कर लेते हैं सिंपल सा। M अल्फा इज इक्वल टू 4 इंटू M प्रोटॉन होगा। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट है, इसका ध्यान रखिएगा। इसी कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप इसमें लिखिएगा, लिखिए फाइंड द रेशियो, क्वेश्चन लिखिए फाइंड द रेशियो ऑफ डीबीडब्ल्यू, डीबीडब्ल्यू मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ, फाइंड द रेशियो ऑफ डीबीडब्ल्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल टू प्रोटॉन, फाइंड द रेशियो ऑफ डीबीडब्ल्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल टू प्रोटॉन when both accelerated with the same potential difference from rest, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का v की वैल्यू क्या दे दी, दोनों की सेम दे दी, और आपको बोल दिया तो आपने लिया सबसे पहले अल्फा, ये फॉर्मूला है 2m अल्फा Q अल्फा V, पोटेंशियल दोनों का सेम है। टू MP QP इंटू V। ठीक है, अब दोनों का रेशियो ले लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारा अल्फा अपॉन P अंडर रूट MP QP V अपॉन M अल्फा Q अल्फा V, बट टू भी है। H से H क्या कर दिया आपने, स्टार्टिंग में कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल कर दिया, V से V कैंसिल कर दिया, तो अल्फा अपॉन P, ये क्या हो जाएगा MP QP 4MP 2QP, यही तो लिखा है देखो 2QP। ठीक है, तो QP से QP कैंसिल, MP से MP कैंसिल, ये बचा क्या 1/2√2, ये आ गया अल्फा P। ये 2√2 वाला गाना सुना है आप लोगों ने, 2√2 वाला गाना सुना है आप लोगों ने? वो एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, उसमें गाना था ये काली काली आंखें, और उसके बाद क्या था 2√2, ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, ये काली काली आंखें 2√2। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं 2√2 पे। नमस्कार।